नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ सच्ची घटना पर जिसे सुनने के बाद आप लोगों के भी दिल दहला देने वाला है। कहानी है काशिफ और अनम की। काशिफ और अनम जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन कहानी दिलचस्प मोड़ वहाँ ले लेती है दोस्तों, और ये सोचने पर आप लोगों को मजबूर कर देगी कि आखिर अपने ही भाई ने अपनी बहन और जीजा का कत्ल क्यों किया। आखिर क्या वजह रही होगी। आखिर इन दोनों में ऐसी कोई बात तो जरूर हुई होगी कि दोनों ने आखिर क्या इतना मजबूर रहा कि जब उसका भाई ने जब अपने काशिफ और अनम का जब कत्ल किया तो उसका हाथ भी नहीं कांपे। और उसका एक तो देखने वाली बात यह है दोस्तों कि उसका एक छोटा बच्चा भी था। वो मामा बनने वाले थे, करीब 2 दिन का बच्चा भी था। लेकिन उसके दिल में ऐसा क्या उसके अंदर नफरत भरी हुई थी जो थोड़ा सा भी उसका अंदर नहीं कहा पा रहा। उन्होंने अपना सबूत मिटाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस का हाथ बहुत लंबा होता है। वो एक छोटी सी सुराग से लेकर बहुत सारे जुर्म को वो कबूल करवा लेते, इसलिए कानून से बचना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टोरी को शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। 13 जून 2023 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में टर्नल रोड सी से 13 साल के रहने वाले किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उनके पड़ोस के एक मकान से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और यह बदबू धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। उस व्यक्ति ने आगे बताया कि हमने उस घर में जाकर देखा तो वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ है और बदबू ऐसी खतरनाक है कि वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। उसने बताया कि जब उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू किया तो अंदर से अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी, जिससे उन लोगों को लगा कि शायद घर में कोई न कोई तो जरूर है। इसलिए उन्होंने दरवाजों को फिर से खटखटाया, लेकिन इस बार भी अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने पुलिस से कहा कि आप एक बार घर आकर चेक कर लीजिए। इस घटना के बारे में पता चलते ही देहरादून पुलिस तुरंत क्लेमेंट टाउन के उस घर में पहुंची। उस समय वहां पर पड़ोस के कुछ लोग भी बाहर खड़े थे। जिस घर से बदबू आ रहे थे उस घर के मकान मालिक सुहेल भी वहां मौजूद था। मकान मालिक सुहेल ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि बदबू फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। इसलिए पुलिस तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। वहां पर घर के अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे, लेकिन मेन दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरा दरवाजा अंदर से बंद किया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनमें मेन दरवाजे पर जाली लगी हुई थी और शायद इसी जाली की वजह से दुर्गंध बाहर आ रही थी, क्योंकि अगर नॉर्मल दरवाजा होता तो किसी को पता नहीं चलता। खैर, पुलिस जाली वाले दरवाजे को जाली काटती है और घर के अंदर जाती है। साथ ही कुछ पड़ोस भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन उनके घर के अंदर बेडरूम का मंजर इतना भयानक था कि जिसे देखकर पुलिस भी सहम गई और वहां मौजूद पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि वहां कमरे के अंदर फर्श पर 2 लाशें पड़ी थी और देखने से लग रहा था कि उनमें से एक शव किसी पुरुष की और दूसरी किसी महिला का है। सबों का हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह सब पिछले कई दिनों से वहां पर पड़े हो। उनके नाक और गले से काफी खून निकला हुआ था जो पूरे फर्श पर फैला हुआ था और सूखकर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उन लाशों पर कीड़े भी रेंग रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वहां पर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि वहां पर उन दोनों लाशों के पास एक नवजात बच्चा भी पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उस बच्चे को चेक किया तो पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है और उसको देखने से लगा कि शायद बच्चे के पैदा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे की उम्र 1 हफ्ता रही होगी। कहीं न कहीं यह बच्चा उन्हें मरने वालों का ही था। इसका मतलब था कि जब उनकी मृत्यु हुई तब से यह बच्चा भूखा प्यासा उस बदबू के बीच पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका शरीर भी पीला पड़ चुका था और उसके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल भिजवाया। वहां पर डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इसके बाद फोरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया जाता है। फोरेंसिक टीम जो होता है घटना स्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लग जाती है। मकान मालिक से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ऊपर का कमरा उन्होंने अनम और काशिफ नाम के एक कपल को किराया पर दिया था, जबकि किसी व्यक्ति ने पुलिस को कॉल करके इस घटना की सूचना दी। इत्तेफाक से उस समय एक महिला भी कुछ लोगों के साथ क्लेमेंट टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वह अपने पति को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसने बताया था कि उसने 10 जून से फोन नहीं उठा रहे थे, जबकि वह लगातार उनको फोन कर रहे थे। फिर 12 जून से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसके बाद 13 जून को चिंतित होकर उस महिला ने
पुलिस स्टेशन आना उस महिला को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। उस महिला ने बताया कि वैसे तो उनके घर में मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर आपू जिले के चहल थाना क्षेत्र थे, लेकिन कई दिनों से पति पति से बात ना होने के कारण वो महिला गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने के सहारन आपू से देहरादून आई थी, क्योंकि उसका पति देहरादून में ही काम करता था और वहीं पर रहता था। इधर काशिफ और अनम की बातें करें तो उनके घर में किसी किसी तीसरे इंसान के आने की आशंका नहीं लग रही थी, क्योंकि घर में सारा सामान अपनी जगह पर ठीक ठाक रखा हुआ था। आनी घर से कुछ गायब नहीं हुआ था। साथ ही एक दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरे दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी, जिसे लग रहा था कि शायद उन्होंने एक दरवाजे को परमानेंटली बाहर से बंद किया होगा और दूसरे दरवाजे से आते जाते होंगे। लेकिन अब यह सवाल था कि वह लोग बाहर से ताला क्यों लगाएंगे, जबकि उन्हें तो ताला अंदर से लगाना चाहिए। तो पुलिस को लगा कि इस कपल ने खुद की ही, लेकिन फिर पुलिस को लगा कि कोई भी इंसान खुद को इतनी तकलीफ देकर क्यों मारेगा। आमतौर पर देखा गया कि अगर कोई भी खुद करता है ऐसा तो अक्सर फंदे से लटक कर ही करता है। यह चीज पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर 1 हफ्ते का बच्चा भी जिंदा पड़ा हुआ मिला। अगर उन्होंने ऐसी हरकत की होती तो फिर उन्होंने बच्चे को तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया, और यह अगर कत्ल हुआ तो फिर जरूर कोई न कोई यहाँ पर आया था। लेकिन जब हत्या हुई तो जाहिर सी बात है उस समय मरने वालों ने विरोध भी किया होगा, चीखा चिल्लाया भी होगा। तो फिर किसी पड़ोसी ने उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी थी, और ना किसी ने वहां पर किसी को आते जाते देखा था। पुलिस के मन ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया, क्योंकि आगे की जांच के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि उनकी मौत कैसे हुई। मकान मालिक से बात करने पर पता चला कि काशिफ और अनम से इस घटना से 4 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। उस दौरान अनम प्रेग्नेंट थी। इसके बाद वह दोनों 8 जून को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जहां पर अनम ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर 10 जून को वह लोग घर वापस आ गए। मकान मालिक ने बताया कि उसके बाद से यह लोग घर से बाहर नहीं निकले। पुलिस हत्या और खुशी में कंफ्यूज हो रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खास पता नहीं चल पाया, क्योंकि लाशों बुरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से मौत का सही कारण पता लगाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने मरने वालों के घर वालों को पता लगाकर उनसे पूछताछ करना शुरू की, क्योंकि मरने वाले के घर में मरने वाले के बारे में अब उनसे ही कुछ पता चल सकता था। पूछताछ करने के बाद पता चला कि काशिफ का घर सहारन आपू में था। आपू में था। साथ ही यह भी पता चला कि सहारन आपू में भी काशिफ की एक और पत्नी है। आनी उसके पहले ही एक शादी हो चुकी थी और अनम उसकी दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी का नाम नुसरत था और काशिफ का एक बेटा भी था। यह सारी बातें पता चलते हैं पुलिस के निशाने पर काशिफ की पहली पत्नी नुसरत पर आ जाती है। हो सकता है शायद वह अपने पति की दूसरी शादी से खुश ना हो, इसलिए उसने उनकी हत्या करवा दी है, क्योंकि कई केस में ऐसा हुआ भी है। और हो सकता है वैसा ही कुछ भी इस केस में हुआ हो। धीरे धीरे सुराग मिलते रहे और फिर एक घटना के 2-3 दिन बाद जब नुसरत के बारे में पता चला तब पुलिस की एक टीम देहरादून से सहारनपुर के लिए रवाना हो गई। नुसरत अपने ससुराल आने काशिफ के घर पर ही थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर नुसरत की पूछताछ की। नुसरत ने बताया कि उसका अपना पति से दूसरी शादी को लेकर कोई विवाद नहीं था। दूसरी शादी के बाद भी उनके बीच अच्छे संबंध थे। नुसरत ने बताया कि उनके हर रोज फोन पर बात भी होती थी, लेकिन अचानक से 10 जून के बाद काशिफ ने फोन उठाना बंद कर दिया और फिर 12 जून को उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से नुसरत 13 जून को खुद अपने पति की गुमशुदगी को लेकर देहरादून पहुंची थी। वहां जाकर उसने क्लेमेंट टाउन थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कंफर्मेशन के लिए थाने में चेक कराया तो पता चला कि सच में नुसरत ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने नुसरत को फोन भी चेक किया, उसकी कॉल डिटेल भी देखी। गहरी छानबीन करने के बाद पता चला कि नुसरत के सारे बयान सही है। यानी पहले भी उसके अपने पति से हर रोज बात होती थी। उसने अपने पति को फोन ना उठाने की वजह से कई बार उस कॉल भी किया था। काशिफ के पिता मोहसिन को यह भी कहना था कि उनकी बहू अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों को तो एक बेटा भी है। पति के कत्ल के बाद अब उनका क्या होगा, क्योंकि उनके लिए वह वही कमाने वाला था। काशिफ जेसीबी और क्रेन ऑपरेटर था। वह देहरादून में काम करता था। पूछताछ और छानबीन करने के बाद पुलिस ने नुसरत को क्लीन चिट दे दी और उसे शक के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस काशिफ को पड़ोसियों से भी पूछताछ करती रही। पुलिस अब यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर काशिफ की जिंदगी में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, फिर किसी से उसकी क्या दुश्मनी थी।
तो नहीं, घर वालों और गांव वालों से बात करने पर पता चला कि काशिफ ने काफी पैसे उधार लिए थे। उसके ऊपर करीब 1 लाख का कर्ज था, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहता था। ऐसे में पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए काशिफ ने पहले अपनी पत्नी की जान ली और फिर खुद को भी खत्म कर लिया हो, लेकिन प्यार और लगाव के कारण बच्चों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा। और यह भी हो सकता था कि जिनसे उसने कर्ज लिया था उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया हो। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि कर्जे देने वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वह काशिफ को कत्ल करता तो उसका पैसा मिलने की उम्मीद ही खत्म हो जाती। जब पुलिस को सहारनपुर से कोई भी सुराग नहीं मिला तब पुलिस वापस देहरादून नामक लौट आई। इसके बाद पुलिस ने काशिफ और आनंद के फोन की CDR निकलवाई, उनका कॉल डिटेल को भी चेक कर लिया गया वो, लेकिन उनसे भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उनके फोन में जितने भी नंबर थे वो सभी नंबर उनके जानने वाले लोग के थे। इसी दौरान खुशखबरी मिलती है कि मृतिका को बच्चा हॉस्पिटल में रिकवर कर गया है, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर के अनुसार उसकी हालत बहुत खराब थी। हालांकि यह बच्चा अपने टाइम से पैदा हुआ था और बिल्कुल स्वस्थ था, इसका वजन भी ठीक था। डॉक्टरों का कहना था कि अगर इसकी प्रीच्योरी डिलीवरी होती तो शायद इसका भी अपने माता पिता की तरह मौत हो जाती। इधर पुलिस भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा था और कत्ल का सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनका क्लेमेंट टाउन के वारदात वाले इलाके में उस घर के आसपास जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए थे, पुलिस ने उन सभी को खंगालना शुरू करती है। वैसे तो उस घर के आसपास कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन एक कैमरा में रोड पर लगा हुआ था। पुलिस को जांच में इतना तो पता चल गया है कि यह कत्ल 10 जून से 13 जून के बीच ही किए गए, तभी उन दोनों लाशों को इतनी बुरी हालत हो गई थी। इसलिए पुलिस 10 जून से आगे सारी फुटेज निकालती है और उन्हें चेक करती है, क्योंकि दिन में तो उस इलाके में लोगों की चहल पहल होती है, इसलिए कोई भी उस समय हत्या करके वहां से भाग नहीं सकता। लेकिन 10 जून की रात में पुलिस को कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने 11 जून को फुटेज देखे, लेकिन 11 तारीख को कोई भी नहीं दिखाई दिया। और जब पुलिस ने निराश हो चुकी थी तो फिर भी पुलिस को 10 जून से लेकर 13 जून तक सभी फोटोज देखने थे। और फिर देखते देखते 13 जून को सुबह में उस कार का कोई ना कोई रोल जरूर है, इसलिए पुलिस वाले इस गाड़ी को एक बार फिर से ध्यान देखते हैं तो कैमरे में उस कार का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस इस नंबर के जरिए कार के मालिक के बारे में पता लगाती तो पता चलता है कि कार के ओनर का नाम असवद है। साथ ही पुलिस को उसका ड्रेस भी मिल जाता है। काशिफ के घर वालों ने बताया कि असवद काशिफ का दोस्त है। इसके बाद पुलिस आसिफ के पास पहुंचती है, उसके कार के बारे में पूछती। उसने बताया कि 13 जून के उसकी कार शहनाज नाम के एक लड़के के पास थी, लेकिन उस रात वह कहाँ गया था इसके बारे में उसे नहीं पता था। पुलिस ने काशिफ के दोस्त असवद से पूछा कि यह शहबाज कौन है। उसने बताया कि शहबाज अनम का बड़ा भाई है। पुलिस को यह बात सुनकर हैरान हो गई कि भला अनम का भाई इस इलाके में इतनी रात को क्यों आया था। साथ ही पुलिस के लिए यह यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि जिसकी वह लोग तलाश कर रहे हैं वह कोई अनम का भाई शहबाज ही तो नहीं है। लेकिन अब सवाल यह था कि अपनी बहन और जीजा का कत्ल क्यों करेगा। इसी दौरान पुलिस को अनम के मोबाइल फोन में एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें अनम कह रहे थे कि उसका भाई और उसे उसके पति काशिफ को जान से मारने की धमकियां दे रहा था और उन्होंने मारने का प्लान बना रहा है, इसलिए उन दोनों को अपनी जान का खतरा। अनम रोते हुए यह सारी बातें बोल रही थी। वीडियो देखने के बाद अब साफ हो गया था कि इस कांड में शहबाज का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस शहबाज के मोबाइल की CTR निकालती। उसके बाद पता चलता है कि 10 जून की रात शहबाज ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था, फिर उसका फोन 11 जून को सुबह ही ऑन हुआ था। ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा तो अक्सर लोग करते हैं ताकि रात में उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन ऐसा करने वाले लोग हर रात को करते हैं। मगर शहबाज ने केवल 10 जून की रात को ही अपना फोन बंद किया था, ना तो उससे पहले कभी ऐसा किया था। इसके बाद कभी ऐसा किया और यह चीज शहबाज के शक के घेरे में ले जा रहे थे। साथ ही यह भी पता चला कि 13 जून को उसके लोकेशन क्लेमेंट टाउन में ही था। 10 जून को भी फोन स्विच ऑफ होने से पहले वह अपनी बहन की किराए वाले घर पर ही था, लेकिन जब उसका फोन ऑन हुआ तो कहीं और था। इधर 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 जब इस हत्या के बारे में शहबाज का नाम आया तो काशिफ के पिता क्लेमेंट टाउन थाना जाकर शहबाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। उनके बेटे और बहू की हत्या के पीछे शहबाज का ही हाथ है, क्योंकि अनम का मायका और ससुराल दोनों सहारनपुर में ही थे और उनका गांव भी एक ही होता था। इसलिए पुलिस फिर से सहारनपुर जाती और शहबाज के अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद शहबाज को देहरादून लाकर उससे पूछताछ की तो शहबाज अपने ऊपर लगे सभी आरोप को नकार देता है। वह कहता है भला वो अपनी बहन और जीजा का हत्या क्यों करेगा। अपनी बहन को तो यह मार नहीं सकता है और अपने जीजा को मारकर वह बहन का विधवा नहीं कर सकता है, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई ठोस सबूत
नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, शहबाज को उस समय का लोकेशन, उसके फोन को स्विच ऑफ होना, असवद के बयान जिससे शहबाज ने उस दिन कार मांगी थी, यह सारी चीजें पुलिस ने शहबाज के सामने रखकर फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वह जल्दी ही टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अपनी बहन अनम और काशिफ की हत्या उसी ने की। उनके बच्चे को जिंदा इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस बच्चे का जन्म 9 जून को ही हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि बच्चा छोटा है, भूखा रहने से वो खुद मर जाएगा। जो उसको गला रात करके चाकू से, छोटा वाला चाकू होता, अगर आर एक और नाम उससे का गला रहता तो उसके बीच जब उसकी बहन उठ गई थी तो उस बहन अपनी बहन को भी है जो उसने मुंह दबाकर, गला दबा करके, मुंह दबा करके उसने उसको मार दिया। दरअसल शहबाज और काशिफ दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, वो दोनों दोस्त थे। फिर भी काशिफ ने शहबाज की बहन अनम से शादी कर ली थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती रिश्ते में बदल गई थी। इतना ही नहीं, शहबाज को दोहरा भी काशिफ ने ही घूमने के लिए बुलाया था और वो घूमने के लिए भी जाते। शहबाज के दिल में तो पहले से ही काशिफ के प्रति बहुत गुस्सा था। शहबाज ने सोचा कि वह देवभूमि में ही काशिफ को खेल कर देगा, लेकिन वह भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जिसकी वजह से उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। घूमने फिरने के बाद वो दोनों वापस क्लेमेंट टाउन में अपने घर चले आते। इसके बाद 10 जून तक शहबाज अपनी जीजा काशिफ और अपने बहन के साथ उनके किराए के घर में ही रहता है। 10 जून की रात को जब सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते थे, देर रात तक शहबाज उठता है। वो किचन में जाकर वहां से चाकू लेकर आता है क्योंकि 9 जून को अनम के ने एक बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए दोनों पति पत्नी उस दिन हॉस्पिटल में थे, काफी थके हुए थे, जिसकी वजह से वह 10 जून को रात को वो गहरी नींद में सो गए थे। शहबाज चाकू लेकर अपनी बहन के बेडरूम में गया और वहां से सो रहे उसके पति काशिफ को गला चाकू से रेत दिया। काशिफ उसका विरोध करने की कोशिश करता रहा, वो चीखने की भी कोशिश करता रहा, लेकिन शहबाज ने उसके शरीर पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसके काशिफ की मौके पर मौत हो गई। इसी बीच उसकी बहन अनम की भी नींद खुल गई। उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई के हाथों अपने पति को मरते हुए देखा तो अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी। शहबाज यहाँ पर भी नहीं रुका। काशिफ को मौत के घाट उतारने के बाद शहबाज ने अपनी बहन को भी आसानी से काबू कर लिया, क्योंकि एक दिन पहले अनम लेबर पेन में थी, इसलिए वो बहुत कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से शहबाज ने उसको आसानी से दबोच लिया और फिर उसने गला दबाकर अनम को हत्या कर दिया गया। इसी दौरान वो दोनों पति पत्नी बेड से नीचे फर्श पर गिर गए थे। उन दोनों को खत्म करने के बाद शहबाज ने खुद को अच्छी तरह से साफ किया। इसके बाद शहबाज एक दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाता है और दूसरे दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन घटना वाली रात शहबाज किसी भी कैमरे में जाते हुए नहीं दिखा और फिर कई दिनों बाद आने 13 जून को सुबह को वो अपने दोस्त असवद को कार लेकर दोबारा अपनी बहन के घर आया और ठीक उसी समय वह कार कैमरे में कैद हो गई। खैर, शहबाज बहन के घर पर आता है और ताला खोलकर घर के अंदर चला जाता, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसने पूरे बेडरूम में खून ही खून फैला हुआ था जो पूरी तरह से सूख चुका था। साथ ही उन लाशों में बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। शहबाज ने सोचा कि इन दोनों शवों को गाड़ी में ले जाएगा और उन्हें किसी दूसरी जगह ठिकाने लगा देगा, लेकिन बदबू इतनी ज्यादा और इतनी खतरनाक थी कि वह उनके पास भी नहीं जा पाया। सबसे दुखद बात यह है कि यह मासूम बच्चा भी उस कैमरे में बेड पर यूं ही पड़ा था। इसके बाद शहबाज ने उन लाशों को ठिकाना लगाने का प्लान कैंसिल कर दिया और ताला लगाकर कार से वापस अपने घर चला गया। शहबाज ने यह बात बता दिया कि उसने ही काशिफ और अनम को कत्ल किया और यह भी बता दिया कि उसने ही उन्हें किस तरह से कत्ल किया था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर एक भाई ने अपनी बहन, जिसको मां बने एक दिन भी नहीं हुआ था, और उसको इतनी बेरहमी से क्यों खत्म कर दिया। साथ ही उसने अपने जीजा को भी मौत के घाट क्यों उतार दिया और उसने अपने 2 दिन के मासूम भांजे को वहां पर तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया। पूछताछ के दौरान जब शहबाज ने बताया कि 8 साल पहले उसके पिता की मौत हाइड्रा के नीचे दबकर हो गई थी और उस हाइड्रा के काशिफ को भाई चला रहा था। शहबाज को कहना था कि उन्होंने जानबूझकर उसके पिता को मारा था, क्योंकि उस समय वह छोटा था, इसलिए बदला नहीं ले सकता था। और फिर इस घटना से 1 साल पहले शहबाज किसी लड़की से दुष्कर्म के मामले में जेल चला गया था। इस बीच काशिफ और उसकी बहन अनम ने घर से भागकर शादी कर ली। जब वह जेल से बाहर आया तो गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। इन सभी चीजों ने शहबाज के अंदर और भी ज्यादा गुस्सा भर दिया
वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, क्योंकि वह इन सब का जिम्मेदार वह काशिफ को ही मानता था। इसलिए पहले तो उसने अपनी बहन को और काशिफ की धमकियां देना शुरू की, जिस कारण आनंद ने वो वीडियो बनाकर फिर उसने बदला लेने के लिए काशिफ से नजदीकियां बढ़ाने शुरू कर दी। फिर 10 जून को काशिफ ने उसे उत्तर काशी चलने के लिए भी बोला था। वहां काशिफ ने मैगी बनाई और तीनों उसे खाने के बाद सो गए, लेकिन शहबाज नहीं सोया। उसने रात में किचन से चाकू उठाकर काशिफ को सोते हुए गला रेत दिया। अनम की आंख खुली तो उसने शोर मचाने का प्रयास किया, लेकिन शहबाज ने गला दबाकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वहां से चला गया। शहबाज ने बताया कि जब उसने काशिफ का गला रेता तो खून का फवारा छूट गया था और कुछ धब्बे दीवार पर भी लग गए थे। समय वह उन्हें कपड़े से साफ कर गया, लेकिन हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू उसने अपनी जेब में रख लिया और उससे आशा रोडी के जंगल में फेंक दिया। शहबाज अकेले होने के कारण उस दिन शवों को ठिकाने नहीं लगा सका था। उस दिन उसे लगा कि अगर किसी ने बच्चे के रोने की आवाज सुन ली तो मामला खुल जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। लेकिन जब दिन बीतने के बाद वहां से खबर नहीं आई तो 12 जून की रात उन्होंने अपने दोस्त को कार लेकर फिर से देहरादून में काशिफ के घर आया। उसने वहां से उन सबों को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। इधर अनम और काशिफ का बच्चा जो हॉस्पिटल में था वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। फिर 23 जून को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में बच्चा उसके दादा दादी यानी काशिफ के माँ बाप को सौंप दिया गया। इधर पुलिस ने शहबाज के दिए गए बयान और सबूत के आधार पर चार्जशीट तैयार करते हुए उसे कोर्ट में पेश कर दिया। फिर वहां से उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो शहबाज अभी जेल में है और यह केस भी अभी सेशन कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, ये कहानी इसी के साथ यहीं खत्म होती है। आप लोगों को एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना और किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना है। आप लोगों के इस कहानी के बारे में क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा नहीं दबाएं तो जरूर दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।